हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत को लेकर भड़कता दिखा है पाकिस्तान दोस्तों, और अमेरिका से लगाई है ये गुहार और भारत की तरह अपने आप को बनने की कोशिश जता रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। और अमेरिका से कह दिया है कि अगर भारत को नहीं रोकते तो हमें भी ना रोके। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ गए थे आपस में बातचीत करने जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बात तो बन नहीं पाई, विवाद और खड़ा हो गया। बताएंगे दोस्तों क्या रहा दोनों की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर बच्चों को जंग की आग में झोंक देंगे क्या पुतिन, चलाएंगे खतरनाक हथियार। जी हाँ दोस्तों, रशिया देगा सोवियत काल वाली ट्रेनिंग। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे, जहां पर गुजरात में मुस्लिम वोटरों को ओवैसी से ज्यादा है प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी उनकी पहली पसंद। बताएंगे क्या कहते हैं सर्वे, कितने आंकड़े ऐसे हैं दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आज आपको भी बताने वाले हैं। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आपको भारतीय होने पर गर्व है। साथ ही साथ भारत की सेना पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ भारत को कुछ नहीं कहा तो हमें भी ना रोके अमेरिका। जी हाँ, अब पाकिस्तान ने बौखलाहट में अमेरिका को नापने की है कोशिश। जी हाँ दोस्तों, रशिया से तेल खरीदारी को लेकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इशाक डार ने बौखलाते हुए अमेरिका को जवाब दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को रशिया से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारत भी रूस से तेल खरीद रहा है। वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि जिन शर्तों पर भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, उन्हीं शर्तों पर पाकिस्तान भी जल्द ही तेल खरीदना शुरू करने जा रहा है। दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इशाक डार ने यह बात कही है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने संबोधन में बताया है कि वो पिछले महीने अमेरिका गए थे, जहां उनकी मुलाकात कई अहम लोगों से हुई थी और इस दौरान उन्होंने रशिया से तेल खरीदने वाला मुद्दा भी उठाया था। जी हाँ दोस्तों, इशाक डार ने बताया है कि अमेरिका में उन्होंने बातचीत के दौरान साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश भारत भी रूस से तेल सप्लाई ले रहा है, ऐसा इशाक डार का कहना है। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि पाकिस्तान हमेशा से भारत की तरह बनने की कोशिश करता है। दोस्तों, वो बात अलग है कि बन नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए बुद्धि चाहिए दोस्तों, जो पाकिस्तान में किसी भी चीज में दिखाई नहीं देती है दोस्तों। और अब अमेरिका को डांट लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप हमको नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने भारत को नहीं रोका। और ऐसे में दोस्तों, कभी भी भारत ने पाकिस्तान को लेकर विश्व से कोई गुहार नहीं लगाई, आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन पाकिस्तान का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों। एक तरफ आतंकवाद को पाल रहा है और दूसरी तरफ भारत की अच्छाइयों को लेकर भारत की तरह बनने की कोशिश भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दो नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और दोस्तों, इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गए थे आपस में विवाद को सुलझाने। आपस में विवाद और गहरा ही गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शी जिनपिंग और जो बाइडेन के G20 मीटिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ताइवान ने जो बाइडेन को दी धमकी, कहा रेड लाइन पार ना करे, तो उधर जो बाइडेन ने कहा हम नहीं बदलेंगे अपनी नीति। जी हाँ दोस्तों, भारी उतार चढ़ाव के बीच इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 समिट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात आखिरकार हो ही गई। वार्ता के दौरान दोनों कद्दावर नेताओं के बीच यूक्रेन रशिया के बीच जारी जंग और परमाणु युद्ध से संबंधित विषयों पर चर्चाएं हुई। जो बाइडेन और शी जिनपिंग ने कहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी नहीं लड़ा जाना चाहिए। बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के समक्ष मानवाधिकार से जुड़े मसलों पर चर्चाएं की है। साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय पर गहन चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में ताइवान के प्रति चीन की आक्रामक कार्रवाई पर आपत्ति जताई। इसके साथ ही उन्होंने शिनजियांग, तिब्बत तथा हांगकांग में चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंताओं को उठाया। शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से कहा कि ताइवान का मुद्दा चीन के लिए बेहद अहम है और ये चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में रोड़ा बना हुआ है। अच्छे संबंध रखने के लिए ताइवान के मामले में रेड लाइन क्रॉस ना किया
जाए। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का मसला केवल चीन तक सीमित नहीं है। तो वहीं जो बाइडेन ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ खुली स्पष्ट बातचीत हुई है। हमने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। चीन वन चाइना पॉलिसी नहीं बदली है। मैंने सचिव ब्लिंकन से दोनों देशों के बीच संचार की लाइनें खुली रखने के लिए चीन की यात्रा करने को भी कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन दोनों की मुलाकात क्या वाकई में प्रोडक्टिव रही दोस्तों? इन बातों को सुनकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया के बाली पहुंच चुके हैं। दोस्तों 17वें G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का हर्षोल्लास से स्वागत किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन और इससे इतर वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन मंगलवार को शुरू हो रहा है, यानी आज से। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी समेत दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के नेता शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के इतर मोदी जी की कई नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक होंगी, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच अलग से कोई बैठक होगी या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा संघर्ष के बाद से दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की बातचीत होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी का जिनपिंग के साथ में अलग से मीटिंग होना चाहिए या नहीं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मोदी जी को इस मीटिंग के लिए यानी G20 शिखर सम्मेलन में संबोधन देने के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बच्चों को जंग की आग में झोंक देंगे पुतिन, चलाएंगे खतरनाक हथियार, रशिया देगा सोवियत काल वाली ट्रेनिंग। बता दें, रशिया ने यूक्रेन जंग में भारी संख्या में सैनिकों को खो दिया है। जंग जीतना देश के लिए बड़ी चिंता और आत्मसम्मान का विषय बन चुका है। इसको देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य लामबंदी के बाद अब पुराने युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं। खबर के मुताबिक मॉस्को जल्द की सोवियत समय के बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल, बोले तो सोवियत एरा की ट्रेनिंग को फिर शुरू करने जा रहा है। यूक्रेन जंग के बीच अब रूस अपने बच्चों को खतरनाक कलाशनिकोव हथियारों का कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में ट्रेनिंग देगा। इसके साथ ही जंग के समय प्राथमिक चिकित्सा और रासायनिक और परमाणु हमलों का कैसे जवाब देना है इसके बारे में भी बताया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जंग में मिल रही करारी हार के बीच वहां की सरकार और सैन्य अधिकारी कम्युनिस्ट कार्यक्रम को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सब बातों को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि रूस अगले साल सितंबर में बच्चों के लिए सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। इस बेसिक ट्रेनिंग में बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे किसी हथियार को असेंबल किया जाता है, फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है और न्यूक्लियर या केमिकल अटैक होने पर क्या करना चाहिए और कैसे रेस्पॉन्स करना चाहिए। रशिया ने क्रीमिया पर 2014 के आक्रमण के बाद प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन भर्ती की गुणवत्ता पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रशिया बच्चों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा खेरसोन से रूसी सेना का पीछे हटना युद्ध की समाप्ति की शुरुआत। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि खेरसोन से रूसी सेना का पीछे हटना यानी कि युद्ध की समाप्ति की शुरुआत है। इससे पहले रूसी सेना खेरसोन क्षेत्र से पीछे हट गई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी ये दावा करते हुए कहा था कि खेरसोन अब हमारा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि यूक्रेनी सेना की विशेष इकाइयों ने खेरसोन शहर में प्रवेश कर लिया है। हम रूसी सेना को देश से बाहर कर सभी को आजाद कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी सेना का कहना मानकर पछता रहे इमरान खान, रूस की यात्रा को बताया सबसे बड़ी भूल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस दौरान रशिया का दौरा किया था जब पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। पूरी दुनिया मान रही थी कि ये इमरान खान की सबसे बड़ी भूल थी। अब इमरान खान भी इसे मान रहे हैं। इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस विजिट को लेकर पछतावा जाहिर करते हुए कहा कि युद्ध के दौरान रूस यात्रा एक बहुत बड़ी गलती थी। अपनी इस गलती के लिए इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि सेना के आग्रह पर ही वो रशिया गए थे। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल सेना लोगों ने मुझे बताया था कि रशिया
रशिया की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। मैं इस बात से अनजान था कि रूस हमला कर देगा। इस विजिट को लेकर रशिया और पश्चिम का नजरिया अलग अलग है। हालांकि इमरान खान ने इस दौरान पुतिन के साथ अपनी मीटिंग को सही ठहराने की भी कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें इमरान खान की बात, जहां पर इमरान खान का अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न। जी हाँ दोस्तों, कहा दोबारा प्रधानमंत्री अगर बना तो अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारूंगा। जी हाँ दोस्तों, पुरानी बातें भुला चुका हूं। आपको बता दें इमरान खान का सबसे बड़ा यू टर्न है दोस्तों, अमेरिका को लेकर कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का जो संबंध है वो मालिक और नौकर के जैसा है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा है कि वो फिर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर अमेरिका के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं और वो प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाए जाने के लिए अब उसे दोष नहीं देते। ऐसा कहकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पहले के बयान से एक तरह से यू टर्न ले लिया है। इमरान खान का आरोप था कि अमेरिका ने तत्कालीन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन देकर उन्हें सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रचा है। इसी साल अप्रैल महीने में अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से बाहर हो गए खान अब तक दावा करते थे कि उन्हें पद से हटाए जाने के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा भागीदार अमेरिका की साजिश थी। लेकिन दोस्तों अब इनका जो बयान है अमेरिका को लेकर वो एकदम से पलट गया है दोस्तों। जैसे जज्बात पलट जाते हैं उसी प्रकार से एकदम से इमरान खान ने अमेरिका को लेकर अपनी बातें पलट दी हैं। ऐसे में दोस्तों इससे साफ यही लगता है कि अमेरिका ही पाकिस्तान में सरकार बनवाता और गिराता है दोस्तों, और ये बात अब इमरान खान को जाकर पता लगी है और यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों कि इमरान खान अब अमेरिका की बुराई नहीं कर रहे हैं और अब वो प्रधानमंत्री बनने पर अमेरिका के साथ रिश्ते कायम रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है? क्या यही बड़ी वजह हो सकती है जो इमरान खान ने अपनी बयान को पलट दिया है? दोस्तों बताइएगा अवश्य। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है। साथ ही साथ वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर G20 में रशिया विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तबीयत बिगड़ी। इंडोनेशिया ने अस्पताल में भर्ती होने का किया दावा, लेकिन रशिया ने कर दिया खंडन। बड़ी ही अजीब खबर है। आपको बता दें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बाली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बाद अस्पताल लेकर जाया गया है। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है, हालांकि रशिया ने इसका खंडन कर दिया। लावरोव मंगलवार को शुरू होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रविवार शाम को बाली पहुंचे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने लावरोव को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबरों का खंडन किया। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि लावरोव का उपचार किया गया या नहीं। लेकिन दोस्तों अगर अस्पताल लेकर जाया गया तो रशिया इसको मना क्यों कर रहा है दोस्तों, ये बात सोचने वाली है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां कनाडा में स्थायी निवासी अब बन सकते हैं देश की सेना का हिस्सा, भारतीयों को होगा बम्पर फायदा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के सशस्त्र बलों यानी CAF ने घोषणा की है कि अस्थायी निवासियों को अब सेवाओं में भर्ती की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि सेना जवानों की कमी का सामना कर रही है। मीडिया की एक खबर में ये जानकारी दी गई है दोस्तों। कनाडा में अस्थायी निवासियों में बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हैं और CAF के फैसले से उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। भारतीय भी कनाडा की सेना में शामिल हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, CTV न्यूज की खबर के अनुसार रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस बोले तो RCMP के पुरानी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाने की घोषणा करने के 5 साल बाद ये घोषणा की गई है। इस कदम से कनाडा में 10 साल से रह रहे अस्थायी निवासियों को आवेदन करने की अनुमति होगी। नोवा स्कोशिया के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के अनुसार इससे पहले अस्थायी निवासी केवल स्किल्ड मिलिट्री फॉरेन एप्लीकेंट SMS कार्यक्रम के तहत आवेदन दे सकते थे। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय निवासी को भी वहां पर दोस्तों काफी ज्यादा बम्पर फायदा होने वाला है। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन करा रहे ब्रिटेन की जासूसी रिपोर्ट में दावा, हजारों सीक्रेट एजेंट किए तैनात। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के कोने कोने में फैले हैं व्लादिमीर पुतिन के जासूस। कोई है वेटर तो कोई चला रहा है टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर चढ़ाई करने के बाद रशिया और यूरोपीय देशों के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। इसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन में करीब 1000 सीक्रेट एजेंट्स तैनात कर रखे हैं। ये सभी जासूस यहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर मामूली नौकरियां कर रहे हैं। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है दोस्तों। ये भी बताया गया है कि ये सभी रूसी जासूसी एजेंट SVR को रिपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताया गया है कि ये सभी रूसी जासूस ब्रिटेन में छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं। कोई मिनी कैब चला रहा है तो कोई यूनिवर्सिटी में छोटे लेवल की जॉब कर रहा है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने एक बृहद
सुसंगत और जटिल नेटवर्क तैयार किया है। ये जासूस ब्रिटेन में हर स्तर की सूचना जुटा रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये छात्र, ट्रेड यूनियन, प्रदर्शनकारी समूहों, उबेर ड्राइवरों के साथ राजनेताओं, सिविल सर्विसेज और पुलिस के बीच भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का बहुत बड़ा बयान, कहा अगले 20 सालों में रशिया से बिगड़ेंगे रिलेशन और अमेरिका के साथ बनेगा भारत सशस्त्र और मजबूत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, विस्तारवादी चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका और भारत तेजी से नजदीक आ रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन करते हुए कहा है कि इस मामले में वो भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में अमेरिका का कहना है कि उसके पाक के साथ रिलेशन जरूर है, लेकिन वो भारत की तरह खास नहीं है। जी न्यूज ने इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार से इंडोनेशिया के बाली में स्पेशल इंटरव्यू किया। जी हाँ दोस्तों, बाली में 15 नवंबर यानी आज से G20 का सम्मेलन होने वाला है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि भारत अमेरिका दोनों नजदीक आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 से 20 सालों में रशिया भारत का उस तरह का दोस्त रहेगा जिस तरह का अमेरिका है। चीन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका क्वाड के जरिए मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका इस बात को स्वीकार करता है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता है और आगे भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिका कह रहा है कि अगले 20 सालों में रशिया के साथ उसके रिलेशन बिगड़ जाएंगे भारत के, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा। आप इस बात से कितना सहमत है दोस्तों, और आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत अमेरिका के रिश्ते और भारत रशिया के रिश्ते में सबसे बेहतर रिश्ता भारत के नागरिक किसको बताते हैं दोस्तों? तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते रहेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर कभी थी डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया की वकील, अब इस देश की राष्ट्रपति बन करके सबको चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, स्लोवेनियाई वकील नताशा पिर्क मुसर को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गौरतलब है कि अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने 2016 में एक मामले में नताशा को अपना वकील बनाया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नताशा मुसर 23 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगी, जब मौजूदा राष्ट्रपति बोरुत पाहोर का दूसरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात चुनाव 2022 को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और अहम सर्वे निकलकर सामने आया है दोस्तों। मुस्लिम वोटरों को ओवैसी से ज्यादा बीजेपी है पसंद, आम आदमी पार्टी भी ज्यादा आगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में मुसलमान वोटरों के बीच एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुआ है दोस्तों, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। मुसलमान वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की दाल फिलहाल ज्यादा गलती दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। लोकप्रियता में भारतीय जनता पार्टी उनसे कहीं आगे है, जिस पर आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भी नहीं देती। यही नहीं, अब तक प्रदेश में मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार मानकर चलने वाली कांग्रेस की लोकप्रियता में भी सेंध लगती दिखाई दे रही है। पार्टी का मुस्लिम जनाधार घटा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटों की दावेदार कम से कम 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। भाजपा ने भी प्रदेश के मुसलमानों के एक वर्ग में अपनी पैठ बनाई है। ओवैसी पिछले कुछ वर्षों से हर प्रदेश में अपनी आक्रामक मुस्लिम राजनीति के नाम पर मुसलमान वोटरों का समर्थन जुटाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में लगता है कि हैदराबाद के सांसद को अभी अपने जूते और घिसने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव पूर्व एक सर्वे की माने तो यहाँ मुसलमान वोटरों के बीच ओवैसी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सर्वे के दौरान गुजरात के मतदाताओं से जब पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी के स्लॉटर हाउस वाले दाव का क्या आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा, तो जवाब सुनकर बैरिस्टर ओवैसी को झटका लग सकता है। 24% लोगों ने हाँ और 76% ने नहीं में जवाब दिया है दोस्तों। दूसरा सवाल, जो अहम सवाल है दोस्तों, वो ये पूछा गया कि गुजरात में मुस्लिम मतदाताओं की पसंद कौन सी पार्टी है, कौन है? तो इस सवाल के जवाब में जहां 19% जवाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो वहीं ओवैसी को पसंद करने वाले सिर्फ 9% लोग ही थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओवैसी और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी मुसलमानों के वोट में आगे निकलती दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर, क्योंकि परसों की ही खबर है दोस्तों, जब ओवैसी गुजरात में थे तो उनके सामने ही लगी मोदी मोदी के नारे और मुस्लिम युवाओं के विरोध का भी उनको सामना करना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक चुनावी सभा में गुजरात में कुछ मुसलमान युवकों ने ही मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए और ओवैसी को काले झंडे भी दिखाए। जी हाँ दोस्तों, ये घटना रविवार की है, जब
AIMIM सांसद सूरत में एक रैली भाषण देने पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन विरोध, काले झंडे और मोदी मोदी के नारे ये साफ दर्शाते हैं दोस्तों कि ओवैसी की दाल अब गुजरात में गलने वाली नहीं। क्या आप भी यही मानते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर टीएमसी मंत्री के विवादित बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने मांगी माफी। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर राज्य के मंत्री अखिल गिरी द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तृणमूल कांग्रेस ने माफी मांगी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना उनकी पार्टी की संस्कृति में नहीं है। विधायक को उनकी टिप्पणियों के लिए आगाह किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहां तेजस्वी यादव ने खुलकर की नितिन गडकरी जी की तारीफ। कहा, केंद्र में नितिन गडकरी जैसे और मंत्री होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से इस खबर को आप जिस नजरिए से देखना चाहे दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी जी की खुलकर तारीफ की। तेजस्वी यादव ने कहा कि नितिन गडकरी जैसे मंत्री केंद्र सरकार में और भी होने चाहिए थे, ताकि और विभागों में भी काम ना रुके। नितिन गडकरी पार्टी नहीं बल्कि विकास के लिए काम करते हैं। नितिन गडकरी एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव मंत्री हैं। तेजस्वी बिहार के रोहतास में NH परियोजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नितिन गडकरी विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं बल्कि लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज्यों को देखते हैं कि हमारा राज्य और देश कैसे बढ़े। हमारा उनके साथ काफी अच्छा अनुभव रहा। बेशक पहली बार हम 18 महीने के लिए ही उप मुख्यमंत्री बने हुए। ऐसे में दोस्तों, आप लोग इस खबर को कैसे देखना चाहेंगे दोस्तों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी जी की तारीफ तो की है, लेकिन केंद्र में बैठे और बाकी मंत्रियों को लेकर दोस्तों उन्होंने काम रुकने जैसी बातें कही है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। क्या एक तीर से दो निशाने किए हैं तेजस्वी यादव ने? साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं और खबर की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को लगा तगड़ा और बड़ा झटका। एकमात्र विधायक ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। पार्टी के एकमात्र विधायक कंधाल जडेजा ने सोमवार को एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। जडेजा ने पार्टी से टिकट न मिलने के बाद भी 11 नवंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जी हां, कंधाल जडेजा ने 2012 और 2017 में एनसीपी के टिकट पर पोरबंदर की कुटियाना सीट से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में यह सीट एनसीपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिली है। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर आपके पास भी है LIC की पॉलिसी, तो अब हर महीने मिलेंगे 36,000 रुपए, जिंदगी भर होगी कमाई। बताएंगे कौन सा स्कीम है, बताते हैं। LIC की तरफ से कई स्कीम चलाई जा रही हैं, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप हर महीने 36,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। LIC निवेशकों को हर महीने कमाई का मौका भी दे रहा है। इसके अलावा जिंदगी की सुरक्षा और रुपए की गारंटी भी कंपनी की ओर से मिलती है। LIC की इस पॉलिसी का नाम है दोस्तों LIC जीवन अक्षय पॉलिसी, और कंपनी की ओर से एक बार फिर से इस स्कीम को शुरू किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत आप सिर्फ एक बार किस्त देकर जिंदगी भर कमाई कर सकते हैं। जीवन अक्षय पॉलिसी सिंगल प्रीमियम, नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और पर्सनल एन्युटी प्लान है। आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपको सालाना 12,000 रुपए पेंशन का भी ऑप्शन है। वहीं अगर आपके पास में निवेश करने के लिए ज्यादा रकम है तो आप दूसरे ऑप्शन चुन सकते हैं। आप सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर भी हर महीने कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख निवेश करने पर आपको हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे। फिलहाल इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी कौन ले सकता है इस पॉलिसी का फायदा, कैसे मिलेंगे हर महीने 36,000 रुपए दोस्तों, वो बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दें, 36,000 रुपए पाने के लिए आपको 71,26,000 रुपए के प्रीमियम का एक मुफ्त भुगतान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मीडियम मध्यम के लोग इस प्लान को नहीं ले सकते, लेकिन दोस्तों बाकी सारी पॉलिसी हमने आपको बता दी है, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सबके लिए बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बनाने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।